थर्मोडायनेमिक्स पर बात करेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मोस्टली डिपेंडेंट है हमारे हीट इंजन पर। हीट इंजन क्या है? अब हीट इंजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप देखते भी हैं मोस्टली ज़्यादातर लोग अपनी मोटरसाइकिलें चलाते हैं या स्टीम इंजन चलाते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी भी वर्क को कन्वर्ट करने के लिए, किसी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमें लार्जेस्ट एनर्जी की ज़रूरत होती है। भाई जब लार्जेस्ट एनर्जी की जरूरत होती है तो यहां एक डेफिनेशन डिफाइन होती है कि ऐसा कोई डिवाइस जो हीट को सीधा किसमें, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दे, हीट को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दे। अब जब ये चीजें आती हैं तो इसका मतलब ये है कि अब दुनिया में आप कोई भी चीज देख लीजिए, अगर किसी चीज को हीट करके अगर रन कराया जाता है तो उस समय उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा होगी और ट्रांसफर होने के बाद, क्योंकि कोई भी एनर्जी अपने में कंज्यूम तो होती नहीं, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहां जब ये चीजें निकल के आ रही हैं तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा डायग्राम है। इसमें क्या है कि जब हम किसी चीज को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेंगे, उसको वर्क में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास सोर्स है। अब इस सोर्स के द्वारा हमने उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद वो एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये तो डेफिनेट है कि इसमें Q1 ग्रेटर होगा Q2 से, और टेम्परेचर हमारा T1 जो है ये ग्रेटर होगा T2 से। जब ये दोनों चीजें हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगी तो यहां हमारे पास जो रिलेशन निकल के आएगा, ये तो फैक्ट है कि जब भी रिलेशन निकल के आएगा वो रिलेशन क्या होगा, Q1 में से अगर Q2 घटा दें तो ये वर्क आ जाएगा। भाई Q1 में से Q2 घटा दें, क्यों? Q1 ग्रेटर है मोस्टली किससे, Q2 से, और जब ये ग्रेटर है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सोर्स है हीट का, ये इसके साथ इंक्लूडेशन हो जाएगा, यानी ये बेकार हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है इतनी एनर्जी उसकी रिलीज हो गई। और जब ये चीजें निकल के आती हैं तो यह एफिशिएंसी ऑफ वर्क निकल के आता है। किसी भी चीज का एफिशिएंसी ऑफ वर्क जब निकल के आएगा तो ये आपका W/Q आता है, W/Q के साथ आता है। तो इसका मतलब इस सिस्टम के द्वारा जो वर्क किया गया और उस सोर्स के द्वारा जो ऊर्जा दी गई, एनर्जी ट्रांसफर की गई, उस एनर्जी के ट्रांसफर के बाद हम एवरेज लगाते हैं कि इसकी इफिशियंसी कैसी है, इसकी वर्क सिस्टम कैसा है, इसका कार्य करने की क्षमता कैसी है। अब पहले आपने देखा होगा कि जिस समय स्टीम इंजन बनाए जाते थे तो स्टीम इंजन जब जेम्स बॉन्ड ने बना दिया उसको, तो उसको बनाने के बाद उसने उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराया। जब उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराया तो उसको बहुत लार्जेस्ट एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि हम किसी कोयले या किसी भी सिस्टम की लकड़ियों के द्वारा उस वाटर को बॉयल कराते थे और वाटर को बॉयल कराने के बाद तब उसको हम मैकेनिकल में कन्वर्ट लाते थे। अब उसमें क्या होता था कि कुछ एनर्जी, क्या बहुत सारी एनर्जी उसकी बेकार रिलीज हो जाती थी। यानी ऐसे सिस्टम के अंदर हम क्या देखते थे कि 80% हमारी वेस्टेज होता था, उसका हम 20% मैनेज कर पाते थे। तो ऐसे वर्कों को हम एफिशिएंसी में लेके आए। अब एफिशिएंसी में जब इसको लेके आए तो लेने के बाद उन्होंने ये देखा कि ये हमारे पास टोटल जो वर्क हमारे पास आया वो Q1 माइनस के Q2 से आया, और ये Q1 हो गया। अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं तो ये 1 माइनस के Q2/Q1 के साथ हो गया। भाई एफिशिएंसी जो निकल के आई वो 1 माइनस के Q2/Q1 के साथ निकल के आया। अब इसको हम जनरलाइज ऐसे चेक करें तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो सोर्स है, इस सोर्स के द्वारा हमने सिस्टम को वर्क करा दिया तो ये एनर्जी रिलीज हुई। अब ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे केसों में जब भी सिस्टम ऑफ हीट इंजन में सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन होता है तो सोर्स का टेम्परेचर मोस्टली ग्रेटर होता है सिंक से। मोस्टली टेम्परेचर क्या होता है, सिंक से ग्रेटर होता है। तो सोर्स जब भी अपनी हॉट बॉडी को मेंटेन करेगा तो वो हाई टेम्परेचर मेंटेन करेगा। कैन हीट फ्लो इज कॉल्ड एज ए सोर्स। तो सोर्स यहां जब भी डिफाइन करेगा तो यहां एक सोर्स आ जाता है ये। अब सोर्स आपके पास डेफिनेशन लैंग्वेज देता है इसकी, वो लैंग्वेज आपको देगा ए हॉट बॉडी एट ए फिक्स्ड हाई टेम्परेचर T1। ए सोर्स बॉडी, ये कह रहा है हॉट बॉडी एट ए फिक्स्ड हाई टेम्परेचर T1 फ्रॉम विच द हीट इंजन कैन ड्रॉ इज कॉल्ड एज ए सोर्स। यानी कि उस सोर्स के द्वारा
जो हीट प्रोड्यूस की जा रही है उसका टेम्परेचर हमारे पास कितना है, T1 है। दूसरा है हमारे पास सिंक सिस्टम, तो ये कह रहा है एक कोल्ड बॉडी एट ए फिक्स लोअर टेम्परेचर T2। एक बॉडी कैसी, कोल्ड बॉडी, एक कोल्ड बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर, सोर्स हाई टेम्परेचर को डिफाइन कराता है T1 को, और दूसरा हमारे पास सिंक है, और ये सिंक हमारे पास जो है ये कोल्ड बॉडी को डिफाइन करा रहा है, कोल्ड टेम्परेचर को। इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर इससे हमेशा T1 ग्रेटर है T2 से, ये तो रिलेशन फैक्टर है कि T1 ग्रेटर T2 से है। तो दूसरा हमारे पास जब वर्किंग सबस्टेंस होगा तो ये कह रहा है द मटेरियल विच ऑन बीइंग द सप्लाई विद द हीट परफॉर्म मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड द वर्किंग सबस्टेंस, यानी कि द मटेरियल विच ऑन बीइंग द सप्लाई बाय हीट, दिस सबस्टेंस सप्लाई बाय हीट ऑन द सिस्टम, द कन्वर्ट इज द मैकेनिकल ड्यू टू वर्क इज कॉल्ड इज ए वर्किंग सबस्टेंस, वो हमारा सबस्टेंस कहलाया। अब बेसिकली सिमिलरली हम देखते हैं कि हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, सिमिलरली द गन पाउडर and other explosive do work in breaking rocks. Likewise, the high velocity wind caused by the heating of the part of the earth surface by the sun, or do work in drive windmill and in propelling ship with aid of the sail etc. All these simple and elementary facts indicate that transference of heat to a body result in mechanical and have a developed in due to course of time to provide us respectively several type of the modern heat engine. This is the steam engine, internal combustion engine and gas turbine. We shall now discuss their essential thermodynamics. अगर हम इसमें बात करेंगे तो स्टीम इंजन की बात करेंगे, इंटरनल कंबशन एनर्जी इंजन की बात करेंगे और गैस टरबाइन की बात करेंगे। ये सभी हमारे सेकेंड लॉ के थर्मोडायनामिक्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। दिस सीरीज ऑफ द ऑपरेशन कंस्टिट्यूट अ साइकिल दिस हैज बीन शोन द वर्क कैन बी कंटिन्यूअसली ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग सेम साइकिल ओवर देन ओवर अगेन, यानी कि अब इसको हम साइक्लिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, इसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। तो हमारे पास ये कह रहा है कि लेट अस कंसीडर Q1 बी द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व बाय द वर्किंग, ये कह रहा है Q1 अगर हमने तो दिस फ्रॉम द सोर्स ऑफ एंड Q2 द रिजेक्टेड बाय द सिंक ऑफ द वर्क नेट अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द इन Q1 माइनस के Q2। ये कह रहा है कि जो सोर्स के द्वारा जो हीट ट्रांसफर की जा रही है सिस्टम को वो Q1 दी जा रही है, और जो वेस्टेज जो हीट है वो Q2 वो सिंक को दी जा रही है। तो इसके बीच में जो वर्क हो रहा है वो वर्क ड्यू टू डिफरेंस हो रहा है किसके बीच, सोर्स हीट के साथ और सिंक के साथ। तो वो हमारे पास वर्क निकल के आया कितना, W इज इक्वल टू Q1 माइनस के Q2 के साथ, यानी Q1 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा W प्लस Q2 के साथ। दिस द वर्क इज डिपेंडेड बाय द Q1। अब जब तक Q1 नहीं होगा सिस्टम वर्क करेगा ही नहीं। अब सिस्टम जब वर्क करेगा तो यहां हमारे पास जो एनर्जी है, और हम पीछे पढ़ के भी आए कि सिस्टम जब इतना करेगा तो ऐसे केसों में इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी जीरो, क्योंकि हमने पढ़ा था डेल Q इज इक्वल टू, और ये डेल U और प्लस डेल W, राइट। और दिस इज द इंटरनल एनर्जी इन दिस सिस्टम इज जीरो। इस सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो फैक्टर डायरेक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल W इज इक्वल टू डेल Q के साथ। हम ये भी कह सकते हैं कि डेल Q जो हमारे पास है वो Q1 माइनस Q2 के साथ, बिकॉज Q1 ग्रेटर देन Q2 के साथ। तो दैट इज द इंटरनल एनर्जी इज जीरो इन दिस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्क इज इक्वल W अपॉन Q1। तो T Q1 माइनस के Q2 अपॉन Q1, दिस इज द एफिशिएंसी 1 माइनस के Q2 अपॉन Q1 के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल हम इसमें रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल रीड करेंगे, है ना। आज इसमें इतना ही काफी है, आप इसको समझिए। थैंक यू वेरी मच।